तो स्प्रिंग मास सिस्टम में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी पढ़ा, आपने वर्टिकल स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा और कॉम्बिनेशन में भी कुछ अच्छे प्रकार के कॉम्बिनेशन भी पढ़े, सीरीज पैरेलल उसमें भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस पढ़े। ठीक है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में थोड़ा और एडवांस करते हैं और क्वेश्चंस की कैटेगरी को समझते हैं। और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को थोड़ा सा अजीब करके और भी अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग दो ब्लॉक ले रहे हैं, मास है m1 और एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है m2। दोनों एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं और हॉरिजॉन्टल सरफेस फिलहाल दोबारा से स्मूथ कर दिया गया है। स्मूथ सरफेस मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस, है ना। अब अगर m1 m2 में से किसी भी एक ब्लॉक को थोड़ा भी डिस्प्लेस करें उसकी पोजीशन से, ऑब्वियसली ये अभी अपनी इक्विलिब्रियम में, स्प्रिंग अपने रिलैक्स स्टेट में है, m1 m2 खुश है अपनी जगह और अभी एकदम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं m1 और m2 को थोड़ा भी मूव करूं उनके इक्विलिब्रियम से, थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं m1 m2 में से किसी भी एक को, तो अगर मैंने किसी को भी स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो उसकी वजह से दोनों ऑसिलेशन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर m2 को डिस्प्लेस करता तो स्प्रिंग खींचेगा और स्प्रिंग खींचने से दोनों को अंदर की तरफ फोर्स मिलेगा, तो ऑसिलेशन जो आएगा वो किसका आएगा? दोनों ब्लॉक्स का आएगा। अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लॉक्स का जो ऑसिलेशन आएगा वो सेम फ्रीक्वेंसी का आएगा या सेम टाइम पीरियड का ऑसिलेशन आएगा। एम्पलीट्यूड्स अलग हो सकते हैं लेकिन देयर टाइम पीरियड्स विल बी सेम। तो इसलिए हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बताइए अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किए जाए तो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा? व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन फॉर द सिस्टम इफ m1 और m2 आर डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल अमाउंट। किसी भी एक को डिस्प्लेस किया छोटे से अमाउंट से। चलिए ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को डील करने का तरीका और फाइनली एक आंसर बनाएंगे जिसको हम याद करके भी जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग जानते हैं कि हमें क्वेश्चन को डील करने के लिए किसी एक को डिस्प्लेस करना है ना। तो एक को डिस्प्लेस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी एक ब्लॉक पे आके खड़े हो जाते हैं, m1 पे आके खड़े हो जाए और अगर m1 पे आके खड़े हो जाए और m2 को अब डिस्प्लेस करके देखें तो भाई ऑसिलेशन किसका दिखेगा? केवल m1 पे तो खड़े हो गए तो जिस पे खड़े हो उसका ऑसिलेशन तो दिखेगा नहीं, केवल किसका ऑसिलेशन दिखेगा? m2 का। अगर m2 के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालो तो सिस्टम का ही टाइम पीरियड है। यही तो मैंने बात बताई। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको m2 को डिस्प्लेस करना है थोड़ा सा, कहां खड़े होकर? m1 पे खड़े होकर। और अब बताना है कि m2 पे क्या रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। सारा खेल किसका है भाई? रीस्टोरिंग फोर्स का। अगर रीस्टोरिंग फोर्स आप ढंग से लिख पा रहे हैं इसका मतलब जो कांस्टेंट k की जगह दिखेगा उसको आप सीधा का सीधा टाइम पीरियड में पुट कर सकते हैं, t = 2π√m/k, है ना। याद है ना आपको कॉन्सेप्ट? तो हम लोग वापस से रीस्टोरिंग फोर्स लिखने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट बनने वाला है। सबसे पहले स्प्रिंग कितने से खींचा? स्प्रिंग कितने से खींचा? स्प्रिंग कितने से खींचा? x से। तो स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स आया? kx। तो मतलब स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो तो आएगा kx। किस पे? m2 पे। क्या यही अकेला फोर्स है या इसके अलावा और कोई फोर्स भी अंदर खींच रहा है? वैसे तो कोई और फोर्स दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम जहां से देख रहे हैं वो खुद एक्सेलरेटेड सिस्टम है, क्योंकि kx केवल इस तरफ थोड़ा लगा, kx इसको भी अंदर खींच रहा होगा। अगर kx इसको अंदर खींच रहा होगा तो क्या ये भी एक्सेलरेटेड हो जाएगा? क्या लिख सकते हैं इसका एक्सेलरेशन? मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स। कितनी फोर्स लग रही है बेटा अंदर? kx, और अपने मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर रख लें तो ये किसका एक्सेलरेशन आ जाएगा? जिस पे आप खड़े हैं या जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन आपको चाहिए, जिस फ्रेम में आप खड़े हैं उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? kx/m1। इंपॉर्टेंट बात। तो जिस पे आप खड़े हैं उसका एक्सेलरेशन आ गया। अब मेरे को बताइए, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, किसी ऐसी चीज पे खड़े होकर जो खुद एक्सेलरेटेड है, तो उस पे आपको सूडो फोर्स दिखाना पड़ता है। उस पे आपको क्या दिखाना पड़ता है? सूडो फोर्स। तो अगर इस पे अपन फोर्स दिखाना स्टार्ट करें तो एक तो kx स्प्रिंग की वजह से आया और एक और फोर्स दिखाएंगे जो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के रिवर्स में होगा और सूडो होगा। वो सूडो फोर्स अगर दिखाएं तो कितना दिखाते हैं भाई? मास इसका और एक्सेलरेशन जिस पे खड़े हो उसका। किस पे खड़े हो? इस पे खड़े हो। इसका एक्सेलरेशन कितना है? kx/m1। ये कौन सी फोर्स है? वापस से लिख देता हूं, दिस इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स है। तो अब बताइए कि वापस आने पे नेट फोर्स क्या लगी? जब आप यहां खड़े हुए तो इसको नेट फोर्स क्या मिली?
इसको नेट फोर्स एक तो मिली स्प्रिंग की वजह से kx, और एक क्योंकि आप खड़े एक्सीलरेटेड फ्रेम में वो मिली सूडो फोर्स। तो नेट फोर्स जो वापस में मिली वो कितनी मिली, चेक करते हैं कितनी मिली, kx प्लस m2/m1 और वापस से kx। यही आपकी रीस्टोरिंग फोर्स बनने को तैयार है। दिस विल बी योर रीस्टोरिंग फोर्स। अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स है तो वापस से मैं वही काम करता हूं, मैं काम करता हूं k को और x को कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर देखता हूं क्या टर्म बचेगा। अंदर टर्म बचेगा मेरे पास m1 प्लस m2/m1 और यहां बचेगा kx। इस फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के रिवर्स में है, इसलिए मैं एक माइनस साइन वापस से यूज कर लेता हूं। क्या अब आपको k की जगह कुछ नया टर्म दिख रहा है? k की जगह आज k अकेला नहीं है, k के बगल में कुछ आ चुका है, दैट इज m1 प्लस m2/m1। तो टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला था t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m/k। m किसका मास, जिसकी बात चल रही है, जिसका एसएचएम देख रहे हैं, किसका एसएचएम देख रहे हैं, m2 का। k की जगह आज कौन दिखा, इतने सारे लोग, क्या है वो पूरा लिख देते जरा, m1 प्लस m2/m1। तो m1 ऊपर चल जाएगा और नीचे एक k का टर्म आ जाएगा। तो जो आंसर आया वो कुछ इस प्रकार का आंसर आया। अब इस आंसर को अच्छे से देखते हैं और इस रिजल्ट को देखते हैं, m1 m2/m1 प्लस m2 होल अपॉन k। ऐसे लिख सकते हैं इस रिजल्ट को, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए ध्यान से, m1 m2/m1 प्लस m2 को एक जगह लिख दिया और नीचे पूरा क्या लिख दिया, k लिख दिया। इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या नाम देते हैं, रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। और आंसर मेरे पास बन जाता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट μ/k। तो अगर आप रट के जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली रट सकते हैं, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट μ/k। और अगर म्यू आपको याद है वहां पर m1 m2/m1 प्लस m2, तो फटाक से ना म्यू कैलकुलेट करिए और अपने रिजल्ट को बता दीजिए। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस बात पे, है ना। तो मान लीजिए इनके दोनों के सिस्टम के मैं मासेस भी दे दूंगा आपको। एक का मास लेते हैं कुछ भी 2 kg, एक का मास कुछ भी ले लेते हैं 3 kg। तो अगर मैं टाइम पीरियड पूछता और k की वैल्यू मैं आपको दे देता तो आंसर कितना आसान होता, 2 पाई अंडर रूट। सबसे पहले म्यू निकालते हैं, कैसे निकलता, 2 × 3/2 + 3 कितना आता बेटा, 6/5। तो आप डायरेक्टली यहां पुट करते 6/5 और जो भी k की वैल्यू हो वहां पे पुट करते, ये सीधा आपका टाइम पीरियड तैयार। फ्रीक्वेंसी के लिए इसको उल्टा कर सकते हैं टाइम पीरियड को। बातें समझ में आ रही है? तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट बनता है जिसमें हम दो ब्लॉक को लेते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस पे और फिर हम उसको एक्सटेंड करते हैं, दोनों ऑसिलेट करते हैं विद सम टाइम पीरियड और वो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में कुछ और देखा जाए, जैसे कि अगर क्वेश्चन को चेंज करा जाए, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाए, पिछली बार से क्वेश्चन से चेंज करते हैं, ओके। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाए और कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर रहे, क्वेश्चन चेंज कर रहे, इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया जाए। फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक गाड़ी है, गाड़ी में क्या किया, एल शेप का गाड़ी है, गाड़ी में क्या है, दो व्हील्स हैं, व्हील्स फ्रिक्शनलेस सरफेस पे और एक m1 m2 के ऊपर क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। इनके बीच में भी फ्रिक्शन नहीं है, इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। हमने m1 को खींच दिया, m1 को अगर खींचेंगे एक्स डिस्टेंस से तो m1 खींचेगा तो स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग खींचेगा तो m2 खींचेगा, m2 खींचेगा तो फोर्स आएगी, फोर्स आएगी तो m1 m2 दोनों क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। फिर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, और वापस से सेम टू सेम आंसर मैं दोबारा लिख सकता हूं क्योंकि ये भी सिस्टम इसी सिस्टम जैसा है। मैं डायरेक्टली टाइम पीरियड का आंसर लिख देता हूं, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट μ/k, वेयर म्यू विल बी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉल्ड एज रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, क्लियर। तो आपने जो अभी दो क्वेश्चंस देखे, इसमें मैंने क्या किया था, मैंने दो ब्लॉक्स को कनेक्ट करके रखा हुआ था, दोनों केस में दोनों ब्लॉक्स को कनेक्ट करके रखा हुआ है और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कनेक्टेड है। क्या किया गया, दोनों के एसएचएम की बात की गई, सिस्टम के टाइम पीरियड की बात की गई और उसके लिए हमने एक रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट को यूज किया, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके थोड़ा आगे पढ़ेंगे, थोड़े स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स और लेंगे और टाइप के नए नए वेरिएशंस के क्वेश्चंस लाएंगे और
फिर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के शायद एक आध दो नए तरीके भी सीखें। ओके।